नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रेमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लूं और कुछ करंट इश्यूज चल रहे थे तो क्यों ना उस पर हम डिस्कशन कर लें। तो पहला जो विवाद है जो राजस्थान के अंदर चल रहा है, जिसपे बीजेपी सड़कों पर उतरने की मांग कर रही है, वो है बिजली का बिल। नॉट ओनली बीजेपी, द कॉमन पीपल आर ऑल्सो अगेंस्ट दिस इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। सो व्हाट इज द इशू बिहाइंड दिस इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो हम देख लेते हैं कि बिजली के जो बड़े बिल हैं उनका जो मुद्दा है वो क्या है। राजस्थान के अंदर 2018 की बात है, अजमेर के अंदर चुनावी रैली थी जिसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा भी उस टाइम गई थी। इन सब ने क्या किया वहाँ पे, इन सब ने एक लोगों को आश्वासन दिया और एक जो मांग बहुत दिनों से उठ रही थी उस समय पे कि बिजली के बिल माफ करे जाएं किसानों के द्वारा। तो राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने उस समय बिजली के बिल 1.2 मिलियन लोगों के माफ कर दिए और बताया गया कि साल के अंदर 10,000 तक अगर आपका बिल आता है तो वो उसकी माफी होगी। तो ये जो स्टेप था 2018 के अंदर, पहली चीज रिलेटेड है बिजली के बिल से। दूसरा स्टेप होता है हमारा 2020 की स्टार्टिंग के अंदर, मतलब जैन-फेब के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल हाइक करे जाते हैं 11% से, ठीक है। और तीसरा जो इशू है इसके अंदर रिलेटेड बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आ रहे हैं, वो ये है कि जो फरवरी और मार्च के अंदर जो बिल हमारे आए थे उसके बाद कोरोना आ गया था, आपको पता है 22 तारीख के बाद से 22 मार्च के बाद से पूरे भारत के अंदर कोरोना संक्रमण हो चुका था। तो हमारे जो एवरेज बिल थे मार्च के, जो फेब से जो मार्च के बिल थे वो फेब से एवरेज बन के आ रहे थे, अप्रैल के बिल थे वो मार्च के एवरेज बन के आ रहे थे और मई के बिल थे वो अप्रैल के एवरेज बिल बन के आ रहे थे। तो हमारा जो एवरेज सिस्टम चल रहा था वो चल रहा था फेब के अंदर, और फेब को मैं आपको पता है कि सर्दी थी और सर्दी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे भी कम आते हैं। तो अभी जो हमको झटका लगा है सभी ग्राहकों को, इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को, जो हमारे जुलाई के अंदर, जून के अंदर, अगस्त के अंदर, वो झटका इन तीनों इश्यूज से रिलेटेड है। ये बिजली के बिल क्यों बढ़े हैं, पहली बात तो है राजस्थान की सरकार के अंदर वसुंधरा राजे गवर्नमेंट के द्वारा बिजली के बिल 1.2 मिलियन 1 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करना। दूसरा जो इशू है वो राजस्थान गवर्नमेंट की कांग्रेस आती है और वो जो माफ करे हुए बिल की जो राशि थी वो आम जनता से, स्पेशल मिडिल क्लास से उनको लेना था, तो उन्होंने बिजली के बिल हाइक कर दिए 11% से। और तीसरा मुद्दा जो है वो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो एवरेज थे फेब के निकले थे, जो मार्च के अंदर आए थे, फिर मार्च के एवरेज से जो अप्रैल के अंदर आए थे, तो ये एवरेज सिस्टम था, उस कारण हमारे जो अप्रैल मई जून के अंदर जो बिजली के बिल हैं वो कम आए। और उसके बाद फिर रियल जब बिल आने लग गए तो उनके साथ फेब, मार्च, अप्रैल और मई के अंदर जो भी एवरेज से ऊपर बिल था आपके, वो सारा का सारा ऐड होके आपको एक साथ झटका दे दिया। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको बताती है राजस्थान के अंदर बिजली के बिल क्यों बढ़े। अब बात रही भाई इसमें कोई समाधान है क्या बिजली के बिल बढ़े हुए क्या, तो इसमें मैं एक मैसेज देख रहा था व्हाट्सएप के, भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि हमारे राजस्थान की सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं। देखिए इस मैसेज के अंदर बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है। आपको बता दूं कि राजस्थान के जो बिल जो राजस्थान गवर्नमेंट जनरेट कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हिसाब से जनरेट कर रही है, और राजस्थान ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है इसके अंदर, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो आप अगर बिजली के बिल को एक तरीके से अगर चैलेंज करना चाहते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो आपको बिजली के बिल के अंदर जो बड़े भी जो आपके जो भी सेस है, टैक्स है, वो आपको चैलेंज करना पड़ेगा। तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा उसको चैलेंज करने के लिए। कंज्यूमर कोर्ट उसमें बीच में नहीं आ सकता है जी। कंज्यूमर कोर्ट इसके अंदर तब आ सकता है जब इलेक्ट्रिसिटी आप मांगने गए, इलेक्ट्रिसिटी आपको टाइम पे नहीं दी, या आपके मीटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या आपको इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है। पर बिजली के बिल जो सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए हुए हैं, कानून के रूप में बनाए हुए हैं, तो उसको आप कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी अगर आपको नोटिफिकेशन चैलेंज करना है तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, और वहां भी थोड़े आपका मामला थोड़ा कमजोर रहेगा, क्योंकि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन राजस्थान सरकार ने जो बना रखा है वो इसी कारण बना रखा है कि अगर कोई भी लीगलिटी का इशू आता है आगे जाके तो हम बता सकते हैं कि वी हैव फॉर्म्ड अ रेगुलेटरी कमीशन, तो वहां पे थोड़ा ग्राहकों का मामला दब सकता है। तो ये तो हो गया हमारा बिजली के इन्फ्लेटेड बिल, बिजली के बढ़े हुए दामों के कारण। होप करता हूँ आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रही होगी बिजली के बिल से रिलेटेड। दूसरी चीज ले लेता हूँ मैं शशि थरूर, हमारे माननीय सांसद है शशि थरूर जी, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और इनको मैंने सामने से भी सुना है। मैंने आई वाज इन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मैंने अटेंड किया था। तो इन्होंने क्या किया, ये संसद के अंदर
आईटी जो स्टैंडिंग कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके अध्यक्ष हैं ये। अब देखिए पार्लियामेंट में दो तरह की कमेटी होती है, एक तो होती है एड हॉक कमेटी जो कुछ टाइम के लिए बनती है, अपना काम करने के बाद वो समाप्त हो जाती है। दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कंटिन्यूस चलती है। तो एक स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके हेड है हमारे शशि थरूर जी। अब ये जो कमेटीज बनती हैं ये काम क्या करती है, ये संसद के अंदर एक तरीके से कार्यपालिका का काम करती हैं। अगर मान लीजिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई भी मान लो बजट लेके आता है, रेलवे कोई बजट लेके आता है, या आपका कॉर्पोरेट जो लॉ मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, वो कोई भी लॉ लेके आती है, कोई भी रेगुलेशन रूल्स लेके आती है, तो उनको चेक करने के लिए संसद के अंदर ही एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर ही कमेटियां उन लॉज को, रेगुलेशंस को, रूल्स को सबको चेक कर सकती है कि भाई सरकार जो काम कर रही है वो नियम अनुसार कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही है उसके अंदर। थोड़े साल पहले 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, वो संसद की एक कमेटी ने उसको चेक किया था कि उसमें करप्शन का मामला है या नहीं है, और ऐसी संसदीय कमेटी ने बहुत सारे इश्यूज हैं उसको उठाया, रेस किया है, उसको चेक किया है। तो संसदीय कमेटी का मेन काम होता है कि चेक करना है कि भाई सब चीजें अपने नियम अनुसार सरकार कर रही है, नहीं कर रही है। अब देखिए ये आईटी कमेटी के हेड है, फेसबुक पे एक आरोप लगाया गया एक न्यूज पेपर के द्वारा कि भाई फेसबुक है जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस की हेड स्पीच है उनको रिमूव नहीं कर रहा है। ये बात जब शशि थरूर को पता चली तो ये आईटी जो हमारे कमेटी है उसके हेड थे, इन्होंने फेसबुक के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको संसद में अभी कॉल किया है। अब इस पे एक डिबेट उठ रहा है। इसके अंदर डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि भाई when Shashi Tharoor will call the officers of the Facebook, then he should take the permission of Secretary General of Lok Sabha, and in that case it was not taken. तो ये जो परमिशन जो लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनके द्वारा नहीं ली गई है, तो इस पे अपोजिशन पार्टी से बताया कि शशि थरूर को प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, पर शशि थरूर ने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। जबकि शशि थरूर के द्वारा एक बात ये कही गई है कि कई बार अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसके अंदर मैं कॉल कर सकता हूँ, आई डू नॉट नीड द परमिशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कंसर्न लोकसभा। तो ये हो गया हमारे पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज के वर्क। अब मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट्री कमिटी से एक और इशू जो थोड़े दिन पहले आया था। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के सांसद है हमारे नागौर से, उनके ऊपर हमला हुआ था, और वो हमला किसने कराया था इस पे एफआईआर दर्ज होनी थी, पर हमारे राजस्थान की जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस थी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी है। हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी, इन दोनों पे जो हमले की जो बात उठी थी, इसको उठाया गया संसद में। किसके द्वारा? हनुमान बेनीवाल के द्वारा। कैसे उठाया गया? एक प्रिविलेज मोशन होता है। प्रिविलेज मोशन मतलब विशेष अधिकार। हमारे माननीय सांसदों को एक विशेष अधिकार दे रखे हैं कि अगर वो संसद के बाहर कहीं भी जाते हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है कोई भी अधिकारी, या कोई भी सरकारी मशीनरी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करती है, या उनके साथ किसी प्रकार का सही व्यवहार नहीं करती है, तो वो प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं उस अधिकारी के खिलाफ, उस जो भी कंसर्न आदमी उसके खिलाफ। तो विशेष अधिकार एक तरीके से माननीय हमारे सदस्यों को दे रखा है कि वो ये प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने प्रिविलेज मोशन मूव करा राजस्थान सरकार के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं गई है। तो थोड़े दिन पहले ही अभी चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, वो संसद के अंदर पेश हुए और उनको बहुत भयंकर लताड़ लगाई गई और उनको आधे घंटे तक बाहर बिठाया गया संसद के बाहर। जी हाँ, सीनियर आईएएस एंड सीनियर आईपीएस ऑफिशियल्स थे, उनको संसद के बाहर आधे घंटे तक बिठाया और डाटा खूब ज़्यादा। तो इससे पता चलता है कि भाई हमारी जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। तो ये जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो ही यहाँ पे रूल करते हैं और उनके हिसाब से यहाँ से व्यवस्था चलनी चाहिए, और उनकी जो भी हमारे विशिष्ट अधिकार है उनका हनन होता है तो वो उस ऑफिशियल को पार्लियामेंट के अंदर बुला सकते हैं। और इस थोड़े साल पहले का केस था 2011-12, मेरे को याद तो एग्जैक्टली ये नहीं है, पर एक मिस गुप्ता थी, सर्किल इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस की, और जब उनके पास एक अपने विधानसभा की एक कमेटी थी, महिला एंड बाल विकास की कमेटी थी विधानसभा की, तो वो उनसे आगे कुछ क्वेश्चन पूछने लग गई थी। उस टाइम सर्किल इंस्पेक्टर थे, तो सर्किल इंस्पेक्टर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर एंड इवन शी डिड नॉट रिस्पेक्ट द ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उनके खिलाफ भी एक प्रिविलेज मोशन लाया गया था विधानसभा के अंदर, जिसमें वो पेश नहीं हुई, और उस प्रिविलेज मोशन को उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करा। 4 बार विशेष अधिकार जो समिति थी उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश करी, चारों बार वो पेश नहीं हुई, और उसके बाद उस विशेष अधिकार जो समिति थी उसने उनको 30 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भेजने की बात करी, और उस हिरासत के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल गई। तो 2013 से 2016 तक वो सस्पेंड रही, उनको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी गई।
तो ये जो हमारे वेदर इट इज़ विधानसभा, वेदर इट इज़ लोकसभा, राज्यसभा और कोई सी भी किसी भी राज्य की विधानसभा हो, इन सब के मेंबर्स के पास एक प्रिविलेज, एक पावर होता है, प्रिविलेज मोशन होता है जो विधानसभा के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर ये मूव कर सकते हैं अगर कोई भी अधिकारी इनकी बात सही तरीके से नहीं मानता है, इनके खिलाफ कोई भी दुर्व्यवहार करता है। तो ये तो हो गई हमारी संसद की एक तरीके से कार्य प्रणाली जो संसद के अंदर चल रही है। ये हमारा वर्किंग सिस्टम है जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। और नेक्स्ट जो मैं इशू उठाऊंगा वो उठाऊंगा प्रशांत भूषण का। ये मैं तीसरे नंबर पे इशू, ये है तो वैसे बहुत बर्निंग इशू, पर मैं तीसरे नंबर पे इशू उठा रहा हूँ क्योंकि इसको चलते हुए बहुत टाइम हो गए। पर इसको शॉर्ट में जान लेते हैं, जो इसको थोड़ा बहुत पढ़ रहा है या थोड़ी जिसको नॉलेज नहीं है, आपको बता दें मुद्दा क्या है। देखिए, प्रशांत भूषण हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। थोड़े साल पहले इन पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमला भी हुआ था और आइडियोलॉजिकली ही इज डिफरेंट टू माई आइडियोलॉजी। ये मेरी जो विचारधारा है उससे थोड़ा भिन्न रखते हैं, पर मैं इनकी कुछ बातों से सहमत हूँ, आपको बताऊंगा। देखिए, प्रशांत भूषण जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ दो ट्विटर कमेंट करे थे। पहला ट्विटर जो कमेंट किया था वो एक बाइक पे बैठे थे तो उस पर कमेंट किया था, और दूसरा जो था उन्होंने बताया कि भारत के जो लास्ट 4 CJI हैं उन्होंने प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सही करने की कोशिश नहीं करी है, तो उन पे आरोप लगाए गए थे CJI पे। अब देखिए, ये दो जो आरोप थे वो CJI पे लगे थे। अब इसके विरोध के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली लैंग्वेज में तो होता है कोर्ट का एक तरीके से कोर्ट की इज्जत ना करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो सिस्टम क्रिएट करा रखा है अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, उसकी वैल्यू को डिमिनिश करना। तो ये है अपनी इसका मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का मतलब। अब देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 भी अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं करा जाता तो भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी 129 ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है। और 215 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन विच हाई कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस। तो ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दे रखे हैं, पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बना रखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब प्रशांत भूषण पे ये जब कार्रवाई चली तो ये प्रशांत भूषण है कौन? देखिए, इनके फादर थे जो इनके फादर भी बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे। और आपको अगर पता हो तो इंदिरा गांधी का जो केस था इमरजेंसी वाला 1975 के अंदर जो केस हुआ था, जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट थी उससे हटा दिया था और करप्ट प्रैक्टिस माना था कि इंदिरा गांधी शुड बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर इंदिरा गांधी ने उस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से तो हटा दिया था, पर प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए कह दिया था। जिसके बाद जेपी नारायण जी ने एक पूरे के पूरे आंदोलन चला दिया, इसको टोटल रिवोल्यूशन किया था, कहा था। इस पे मैं अभी इतना नहीं जाऊंगा, पर मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, तो नामी गिरानी इनका नाम है। और प्रशांत भूषण है, ये भी इनकी स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये भी बहुत बड़े अपने एडवोकेट है। अब देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स प्रशांत भूषण पे चलाना, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है। भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मैंने बहुत सारे लेक्चर आपके पहले भी बना रखे हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की जो आज़ादी, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर, मैं इसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। अगर ये व्यवस्था, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ये अगर व्यवस्था अगर हमारे देश के अंदर नहीं चलती है तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी आ सकती है। अब देखिए, ये व्यवस्था भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी है। इन दोनों में बैलेंस बनाना होता है। ऐसा भी नहीं है आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कुछ भी बोल देंगे, ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है आपने इतना कुछ बोला नहीं और आप पे केस हो गया। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट की कोई बात नहीं मानते हैं, उसके अगेंस्ट में करते हैं, तो आप पे 188 IPC लग जाता है। आप संसद के अंदर हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हैं, और आपने अगर पार्टी की बात नहीं मानी तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। आपने अगर किसी भी क्या कहते हैं, अगर कोई जुडिशरी की अगर आपने बात नहीं मानी है तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 में लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये सारी चीज़ें एक सोशल कंट्रोल बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है कि जिससे आदमी अपने कंट्रोल पर रहे, उसको अपनी उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसकी बोलने की आज़ादी है, वो सब कंट्रोल में रहे। अब प्रशांत भूषण ने जो कहा था, 2 उन्होंने ट्वीट करे हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर दी जो उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई करी जाए। 2009 में भी इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
लग रखा है। राजस्थान सरकार के हाल ही के अंदर अगर देखें अपन, रिसेंटली मैं न्यूज देख रहा था, 4,500 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले पेंडिंग है। भारत के अंदर देखें तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट के मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9,000 से ज्यादा पेंडिंग है, और 500 के आसपास अभी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जो मैटर हैं अभी पेंडिंग है। जब आपके पास 15,000 मैटर कंटेम्प्ट के पेंडिंग हैं, तो प्रशांत भूषण ऐसे कौन से व्यक्ति आ गए जिन पे आपको इतनी जल्दी कार्रवाई करने की लग रही थी? तो ये मुद्दा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब इससे देखिए एक और इश्यू उठता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बताया कि भाई इट विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं ऐसे प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति। तो देखिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसको कोई छू क्यों नहीं पाता? इसको इसलिए छुपा दे क्योंकि इट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोपाउंडेड बाय केशवानंद भारती केस 1973। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को आपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रख दिया है। अब इससे कोई ना छेड़छाड़ कर सकता ना इसको कुछ बोल सकता। 2000 के अंदर 2000 आपके 15-16 के अंदर जो भी एनजीएसी लेके आई सरकार, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सरकार ने सोचा कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर सरकार का भी से हो जाए, पर जुडिशरी ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि भाई इट विल टेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। एनजेसी एक्ट को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के बाद जुडिशरी का विरोध हो गया। जुडिशरी अपने अपॉइंटमेंट कौन करती है? जुडिशरी इज अपॉइंटिंग जुडिशरी, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस। विरोध होना स्टार्ट हो गया। तो इतने विरोध होने के बाद इन्होंने बोला देयर विल बी अ प्रोसीजर, देयर विल बी अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर व्हिच विल बी फाइनलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट एक प्रोसीजर फाइनलाइज कर देगा गवर्नमेंट के साथ और बता देगा कि भाई ये जो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट हो रहे हैं उनकी प्रक्रिया क्या है। इसको थोड़ा पब्लिक के अंदर, डोमेन के अंदर कर देंगे, पर अभी तक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया है। तो हमारे जो हाई कोर्ट के इतने बड़े बड़े जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो अपॉइंट हो रहे हैं, इसके बारे में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी को नहीं पता कौन सा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट होता है, और इतने बड़े संवैधानिक पद पे बनने के बाद भी इसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? लैकिंग है। किस हाई कोर्ट को जज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब अभी तक मैं बता दूं, टिल डेट नो हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज इज बीन इम्पीच्ड। तो इसका मतलब तो ये 1950 से लेकर 2020 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी न्यायिक अधिकारी करप्ट नहीं आया है। अगर हम ये मान लें कि कोई भी न्यायिक अधिकारी करप्ट नहीं आया इसके अंदर, इस व्यवस्था के अंदर, तो इससे अच्छा तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। हमारी जुडिशरी तो बहुत महान है, पर मैं ऐसा मान नहीं सकता। एक तो करप्ट जज आया होगा, पर उसके खिलाफ अभी तक कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं गई है। तो इसको मैं जुडिशरी के अंदर जो करप्शन जो चल रहा है उसको मैं बोलूंगा साइलेंट करप्शन, जिसकी हम बात करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे साइलेंट करप्शन की, तो हम क्या बन जाएंगे? प्रशांत भूषण, और हमारे पे लगा दिया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। हाई कोर्ट के जजेस की कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग आ गई है। अब कैमरे के अंदर वो तथ्य सही है या नहीं, इस पर कमेंट नहीं करूंगा, पर यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमारे एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा के हाई कोर्ट के एक जज थे, उन पे कार्रवाई की गई, उन पर वीडियो उनका लीक हुआ, उन्होंने पैसे लेने की बात करी, पर जब उनको अभी रिसेंटली सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया, 2017-16 के आसपास में गिरफ्तार करके दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। और उन पे जब मीडिया ने बात करना स्टार्ट कर दिया, तो जजेस ने उनको रोक दिया, बोले मीडिया ट्रायल मत करो आप। देश के अंदर अनगिनत केस है जिसके मीडिया ट्रायल हो रहे हैं, आम आदमी की आज़ादी छिल रही है, पर जजेस के ऊपर आप मीडिया ट्रायल करते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यस, मैं मानता हूँ जजेस आर क्लोज टू गॉड, बट जजेस आर नॉट गॉड। भगवान के बहुत ही क्लोज हैं आपके न्यायाधीश, पर भगवान तो नहीं है। और इनके जो करप्शन केस हैं, आपके आईएएस, आईपीएस, आरएएस, इन सब ऑफिसर्स के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी आपकी एसीबी बनी है, सीबीआई बनी हुई है। पर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, और गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? हाई कोर्ट के जजेस को कोई कैसे गिरफ्तार करे अगर वो करप्शन केस के अंदर लिखते हैं? तो इसका कोई भी प्रोसीजर अभी तक मेंशन नहीं है। इवन लोअर जुडिशरी के भी जो जुडिशियल सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर भी कोई प्रोसीजर लागू नहीं होता है। और उनके अगर करप्शन केस होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, उस पर प्रोसीजर क्या होता है, उस पर भी अभी तक साइलेंट है। अजमेर के अंदर अभी थोड़े साल पहले ही एक डिस्ट्रिक्ट जज पे कार्रवाई हुई थी, पर वो कार्रवाई भी हाई कोर्ट ने प्रोसीजर लैप्स के कारण उस पर भी अभी टालमटाल चल रही है। तो ये सच्चाई है हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत ही लोगों का विश्वास है, मेरा भी विश्वास है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था से
बड़ा रोल इस प्रजातंत्र के अंदर अभी तक किसी का ही नहीं हुआ है। न्याय व्यवस्था में एच आर खन्ना जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस हुए हैं, जस्टिस सिन्हा जैसे हाई कोर्ट जजेस हुए हैं जिसने इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया। तो ऐसे बहुत सेट एग्जांपल्स है, बहुत शानदार शानदार यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रहे हैं जो आज भी आम आदमी को न्याय दिला रहे हैं। पर इसका मतलब कदे ये नहीं है कि इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आने की गुंजाइश नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आनी चाहिए, उसमें जुडिशरी का भी फेथ जगेगा आम जन के अंदर और आम जन को भी फायदा होगा। और ये जो तीनों व्यवस्था है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के अंदर एक बहुत ही अच्छा असमंजस हो सकेगा। और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंटैक्ट रखना पड़ेगा। तो ये मेरा आज का लेक्चर है। ये आज का जो मेरा जो प्रशांत भूषण मामले के अंदर था, ये एक तरीके से इट इज़ नॉट अ नॉलेज, ये मेरा एक तरीके से विचार है जो मैंने आपके सामने प्रकट करे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगा कोई दूसरे करंट इश्यूज के साथ। थैंक यू मेरे को सुनने के लिए।